बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज बड़ी अहम खबर है जी, जिस पे हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर 3-2 की अक्सरियत से एक फ़ैसला दिया है। आज कोर्ट रूम में क्या हुआ और थोड़ा सा पीछे से जोड़ के कल वाली जो पोजीशन थी कि कानूनी पोजीशन क्या है, तो आज एक बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ तारिक इकबाल चौधरी साहब मौजूद हैं। तारिक इकबाल चौधरी साहब जंग ग्रुप में बहुत अरसा रहे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कवरेज की। आजकल रोज़नामा दुनिया से मुंसलिक हैं और बहुत सुप्रीम कोर्ट के तजर्बाकार और समझदार सहाफ़ियों में इनका शुमार होता है। तो आज हम इनकी एक्सपर्ट राय लेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, वही पुरानी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। प्रोग्राम का आगाज़ जनाब अभी सरफराज मलिक साहब ने एक कुछ अशार भेजे हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। सब गुनाहों हराम चलने दो, कह रहे हैं निज़ाम चलने दो। जिद है क्या वक्त को बदलने की, यूं ही सब बेलगाम चलने दो। तुम हो जाहिद तो जाओ मस्जिद में, मैकदे में तो जाम चलने दो। हक को छोड़ो किताब को छोड़ो, हुक्म हाकम से काम चलने दो। और आखिरी शेर है कि शाह जाएगा शाह आएगा, तुम रहोगे गुलाम चलने दो। तो जनाब ये थोड़ी सी बारमहल अशार लगे मुझे, तो मैंने कहा आपके सामने रख दूं। जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। तो चौधरी साहब, ये वो कहते हैं किताब भी रहने दो, तो ये पहले तो आज जरा फैसले की तफसील बताएं कि ये जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीडीएम की तरफ से एक बड़ा एतराज़ आ रहा है, वो ये बता रहे हैं कि शायद ये 7 बेंच थे, 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था, जिसमें 4-3 की अक्सरियत से फैसला हुआ है। तो वैसे तो फैसले का आगाज तो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि 3-2 की मेजोरिटी से फैसला हुआ है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। असल में बात यह है कि फ़ैसला जो आज आया ये बहुत क्लियर फ़ैसला है। ये 3-2 की मेजॉरिटी से आया है, अक्सरीती फ़ैसला है। इसमें 5 जजेस थे, 2 ने डाइसेंट किया, 3 जजेस ने इसमें जो जजमेंट दी है तो उसमें यह है कि वो प्रिवेलिंग जजमेंट है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, तो उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं। ये इनका फैसला है, अक्सरीती फैसला। और 2 जज जिन्होंने डाइसेंट दिया है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं। ठीक, तो फैसला क्या है, जरा आसान जुबान में हमें बता दें। फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक तो बात ये थी, उन्होंने कहा था कि हमने इसमें तय करना है कि इलेक्शन की जो डेट है जो प्रोविंशियल असेंबली में वो कौन देगा। 3 सवाल पहले दिन उन्होंने फिक्स किए और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा। आपको पता है जिस तरह से ये एक वो खलश चलती आ रही थी, इलेक्शन कमीशन वो गवर्नर की कोर्ट में बात फेंक रहा था, कभी वो सदर की तरफ जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी गवर्नमेंट की कोई बंदा तारीख देने को तैयार नहीं था जिम्मेदारी। बेसिकली तो ये था कि इलेक्शन करवाने को गवर्नमेंट तैयार नहीं थी, और वो अभी भी तैयार नहीं है। वो तो अभी जजमेंट आ गई है, देखे अब इसके बाद क्या होता है। जजमेंट बहुत क्लियर है। एक तो उन्होंने पहले पॉइंट पे कहा है कि अगर कोई प्रोविंशियल असेंबली गवर्नर डिसॉल्व करता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, तो वहां पर जो गवर्नर होगा जो असेंबली डिसॉल्व करेगा वो 7 इलेक्शन की तारीख भी अनाउंस करेगा उसी नोटिफिकेशन में, उसी के साथ ये लिखा हुआ है, आपके आइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि गवर्नर वो तारीख देगा, ठीक है, ठीक है। और दूसरी उन्होंने कहा है कि अगर ये असेंबली गवर्नर डिसॉल्व नहीं करता, चीफ मिनिस्टर अपनी एडवाइस भेजता है गवर्नर को, गवर्नर खुद डिसॉल्व नहीं करता, उसमें 48 आवर्स का टाइम है कि 48 आवर्स में वो असेंबली हाउस को तहलील हो जाएगी। तो इस सूरत में जो सेक्शन 57 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो यहाँ पर वो लागू होगा, अप्लाई होगा, और उसमें सदर को पावर है कि वो इलेक्शन डेट अनाउंस करेगा। लेकिन गवर्नर अगर कर दे तो उस पर पाबंदी तो नहीं है कि वो नहीं कर सकते। नहीं, आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये सदर ही करेगा, ये अब सदर ही करेगा, आज डिक्लेयर हो गया है ये जजमेंट। यानी अगर आज खुद तहलील हुई है और उसमें समरी पर साइन नहीं हुए गवर्नर के, तो पहली बात तो ये समझ आई है कि अब वो गवर्नर डेट नहीं देगा, वो सदर ही देगा, वो सदर डेट देगा। और सदर को उन्होंने पावर जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो सेक्शन 57, इसीलिए वो पंजाब की हद तक उन्होंने कहा है कि उसका फैसला दुरुस्त है, और केपीके वाली को कह रहे हैं कि हम समरी वापस ले। क्योंकि इसमें ये है ना कि देखें, जब सदर इसमें डेट देगा तो उन्होंने कहा है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने इलेक्शन करवाना है, तो वो सदर के साथ कंसल्टेशन करेगा, उसको बताएगा कि ये मुनासिब डेट्स हैं,
और ये विद इन टाइम जो डेडलाइन है इसमें हम इन डेट में इलेक्शन करवा सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अभी वो जो है एक तो ये है कि गवर्नर केपीके जो है उस पे तो डायरेक्ट बाइंडिंग है कि वो अब तारीख अनाउंस करेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सदर का उन्होंने कह दिया कि सदर के पास पावर नहीं थी, जब गवर्नर ने असेंबली तहलील की है तो डेट गवर्नर ने देना भी उसका काम है, उसके काम है। अब ये है कि केपीके में तो गवर्नर डेट देगा इलेक्शन कमीशन को और उस पे इलेक्शन वो अनाउंस करेंगे। ठीक है। और पंजाब में ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट को सारा का उसको निकल गया बाहर, कोई अमल दाखिल नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन अपने वो डेट जो है ना मुनासिब समझेगा वो सदर को भेजेंगे और सदर एक जो तारीख होगी उसमें वो उसको अनाउंस कर देंगे कि पंजाब में इस डेट को इलेक्शन होंगे। ठीक है। अच्छा, अभी इस पे दूसरा जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम उसमें जजमेंट दी है, जजमेंट में उनमें एक अहम पॉइंट है, उनको चूंकि बताया गया था सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने लिखा भी है कि हमें इन्फॉर्म किया गया कि अभी काफी सारा वक्त गुजर चुका है। देखिए पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तहलील हुई थी। ठीक है, तो टाइम लैप्स हो गया, 1.5 माह ऑलमोस्ट जो है कि वो वहां से निकल चुका है ना। ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा इसका टाइम थोड़ा है क्योंकि जो शेड्यूल उसमें देना उन्होंने कवर करना 45 डेज भी आगे उनको चाहिए, 56 दिन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें यह है कि अभी जो मिनिमम डिविएशन फ्रॉम डेडलाइन है ना वो इलेक्शन कमीशन मीट करेगा। ठीक है, मतलब उसको अभी वो टाइम, ये मेरा ख्याल है बन रही है, इसकी 14 बन रही है, 90 दिन बनेंगे, 16 को बनेंगे या 14 को बनेंगे अप्रैल में? ये अभी इसमें वो तय करेंगे मेरे ख्याल 2 दिन का फर्क है ना, फरवरी के 28 दिन है, ऐसे ही है। तो वो 2 दिन आगे चली जाएगी, 14 अप्रैल की बजाय 1 मार्च का दिन उधर से कवर हो गया तो 15 अप्रैल बनती है आखिरी दिन। तो अभी ये मेरा ख्याल में ये चले जाएगा अप्रैल के कोई मिड में या शायद आखिर में, यानी अप्रैल के, या ये फिर ईद के बाद ले जाया जा सकता है, आपको लगता है? नहीं, उस पे उन्होंने लिखा है कि आप उतना ही टाइम कंज्यूम करेंगे जितना फर्क पीछे रह गया। आपको मिनिमम टाइम उन्होंने दिया है कि उस पे ज्यादा आप नहीं जा सकते। ये नहीं है कि आप इलेक्शन को आगे 6 माह और ले जाए, ये नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट तय हो गया कि इलेक्शन कमीशन सदर के साथ मशवरा करके तो कम से कम दिनों में कोशिश करेगा कि इसको इलेक्शन को करा दे, इस इलेक्शन। ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या था जी? अच्छा, तीसरा पॉइंट उसमें ये आया कि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट चूंकि पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी ना तो हमें इसके लिए सिक्योरिटी दे रहे, ना गवर्नमेंट फंड दे रही है, ठीक है, और आरओस हमें जुडिशरी से नहीं मिल रहे। बिल्कुल ठीक है। तो जुडिशरी तो चूंकि उनका अपना सब्जेक्ट है, उन्होंने तो जजमेंट दी है, मेरा ख्याल उसमें तो कोई मसला नहीं होगा। तरफ से तो कोई मसला नहीं। अब 2 मसले रह गए, फौज का और उसका। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि आपने इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट करनी है, मावनत करनी है, उनको फंडिंग चाहिए होगी, उनको सिक्योरिटी चाहिए होगी, उनको पर्सनल चाहिए होगी, जो भी है आपने उनको सपोर्ट करनी है, आपने उनको देने हैं। और निगरान हुकूमत का भी लिख दिया है कि अगर निगरान हुकूमत से उनको सपोर्ट जो चाहिए होगी वो निगरान हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन भी पाबंद कर दिए कि आप भी उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी ये 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए। हाँ, ये 3 पॉइंट उसमें उन्होंने। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अब बॉल चली गई है इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में, जहाँ पे मीटिंग इस वक्त जारी है। जी, इलेक्शन कमीशन की आज मीटिंग हुई है, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की है, इमरजेंट मीटिंग हुई है, और उन्होंने कल दोबारा भी अपनी मीटिंग रखी है 11 बजे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पहले एक फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का, जस्टिस जवाद साहब का, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाएं, फटाफट करें। जी, तो वो भी रात को 11:30-12 बजे। तो हमारे यहाँ साजिशी थ्योरियाँ बहुत चलती हैं, लोग कहते हैं कि जी उनको भी बड़ा कोई प्रेशर डाला गया होगा या उन्होंने किसी से मशवरा किया होगा। हम तो समझते हैं कि जुडिशरी आज़ाद है और हर जज काबिल एहतराम भी है और वो इक्वली आज़ाद है, अपनी मर्जी से फैसले करता है। तो लोगों का ये मानना है कि ये जो फैसला आया है इसको कहीं की कोई आशीर्वाद हासिल है, जहाँ से ऐसे फैसलों को सपोर्ट चाहिए होती है। आपको लगता है कि इन फैसलों को कुछ सपोर्ट हासिल है ऐसे? फारूकी साहब, ये बस ऐसे वेग थ्योरीज है, इसमें ऐसा नहीं होता। जब कोर्ट बैठती है, को डिसाइड करती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखती है, वो आइन को देखती है, कानून को देखती है। 90 दिन से आगे जाने का तो देखिए इसमें तो कोई ऐसी, इसमें तो कोई बंदा भी ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज जो थे, किसी ने ये नहीं कहा कि ये 90 दिन से आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये तो लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन में मीट होने हैं, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि आपने 60 डेज और 90 डेज की जो डेडलाइन है वो मीट करनी है। ठीक है, 60 डेज अगर तो असेंबलीज अपनी वो टर्न्योर पूरा करके वो उस पर डिसॉल्व होती हैं
तो उसमें चले जाएगा, फाल कर जाएगा 60 डेज में। अगर उसको उन्होंने अपना डिसॉल्व कर दिया तो 90 डेज में उन्होंने इलेक्शन आपने करवाने हैं। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाज़ेह है, इसमें लिखा हुआ है और कोर्ट ने यही अपहेल्ड किया है, इसमें तो वो सारा कुछ लिखा अच्छा, हुआ। अब आप एक लम्हे के लिए ये तसव्वुर कर लें कि इलेक्शन कमीशन डेट दे देता है और उस पे हुकूमत तामन नहीं करती, जैसा कि हुकूमत अभी भी हीले बहाने तराश रही है ना। ये भी हीला बहाना ही है कि ये तो बेसिकली दो जज जो पहले निकल गए थे, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी जो है, उन्होंने तो पहले ही लिख दिया कि ये काबिल समाअत नहीं है, तो इसलिए ये तो 4-3 का फैसला है। तो हो सकता है वो इस तरह की कोई और भी अड़फस करे। तो आपके ख्याल में फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या रास्ता होगा, वो क्या देखिए फारूकी साहब, ये जो आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं ना, ये फेडरल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल सही है, वजीर कानून ने ये बात कही है। ऐसे ही है। देखिए पहले 9 जजेस का बेंच बना था, उसमें 2 जजेस पे तो मुस्लिम लीग नून पीडीएम ने एतराज कर दिया था, ठीक है, वो जजेस उन 2 ने अपने आप को लता कर रिफ्यूज कर लिया। 2 जजेस वो अपना वो एक पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त दे गए थे, चीफ जस्टिस कह दिया कि उन्होंने अपना माइंड दे दिया है, उन्होंने केस सुना नहीं है ना, तो अनहर्ड तो वो कोई फैसला नहीं अनहर्ड नहीं होता। तो वो उसमें एक जज साहब ने लिखा था जी कि चीफ जस्टिस साहब चाहे तो मुझे शामिल कर लें, तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन इसमें बड़ी खूबसूरत एक मैं आपको बात बताऊं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो लिखा है ना, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने कहा इट्स माय कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कि मैं इस केस को सुनूं। वो कि मैं मतलब इससे इत्तेफाक नहीं करता कि ये सुना जाना चाहिए। नहीं, उन्होंने आज जो देखिए, उन्होंने आज अपना डिसेंटिंग नोट दे दिया है, लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा था मैं सुनूंगा, कि उन्होंने केस सुना। आज उन्होंने डिसेंटिंग नोट दे दिया, उन्होंने कह दिया कि ये जो है ना, हम उन 2 जजेस का जो राय है, हमारी भी यही राय है कि ये सो मोटो नहीं बनता, हम इसको ड्रॉप करते हैं। लेकिन तो मुझे एक बात बताएं कि अगर ये सो मोटो है, तो वो जो 2 स्पीकरों की दरख्वास्त थी और एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से शोएब शाहीन साहब ने दाखिल कर रखी थी, वो क्लब नहीं हो गई थी इसके साथ? वो क्लब हो गई थी, वो एंटरटेन हुई है, वो तो एक्सेप्ट हो गई है ना, 3 जजेस ने वो तो एक्सेप्ट कर लिया, उनको डिस्पोज कर दिया ना इन टर्म्स ऑफ दिस जजमेंट। अब जो इख्तिलाफी मामला है वो तो सिर्फ इतना था कि इसको आज खुद सो मोटो के बाद में नहीं सुना जाना चाहिए, यही कह रहे थे ना ये जज। नहीं, अगर मैं इनको 4 भी मान लूं। नहीं, देखिए बेसिकली वो बुनियादी तौर पर जो जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मामला पहले हाई कोर्ट्स में चल रहा है, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने, लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने इसका ऑर्डर दिया हुआ है कि इसको डेट दे, इलेक्शन कमीशन को कहा है विद कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, वो इसके बाद अब आईसीए जो है वो वहां पर हो चुकी है, अपील हो चुकी है, वो भी पेंडिंग है। ठीक है, इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो इसमें यह है कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसमें ये टाइम बाउंड मैटर है, इसमें हम लंबी तरीके नहीं दे सकते, इसमें हम आगे जा नहीं सकते, नोटिस 11 दिन का 15 दिन का नहीं दे सकते। इसमें उन्होंने कहा हम आगे जा नहीं सकते, हमें इसमें जजमेंट देनी है। और अक्सर मैं आपको बता दूं, और बाज केसेस ऐसे होते हैं जिनमें नीचे हाई कोर्ट्स में पिटीशन पड़ी होती हैं, केसेस पड़े होते हैं, सो मोटो सुप्रीम कोर्ट बाज का लेती है और उसमें अपना जजमेंट देती है, राइट टू अपील खत्म हो जाता है। उसमें बेसिक प्रॉब्लम तो यही आती है ना कि आपके सिस्टम में जो राइट टू अपील है वो खत्म हो जाता है। आप समझते हैं कि जैसे नवाज शरीफ के केस में भी वो कहते थे कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट सजा सुना दी, तो फिर नीचे करने को क्या रह गया, तो राइट टू अपील नहीं रहा उनके पास। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जिस तरह से असम्बलियां, पहले तो इन्होंने जनाब एक माहौल क्रिएट किया कि आपको अगर इलेक्शन चाहिए तो पहले जाएं आप अपने 2 सूबों की असम्बलियां तोड़ें, तो फिर हम इलेक्शन करा देंगे। पहले आपने उसको पूरे के पूरा उसको धकेला, इमरान खान को उस तरफ ले गए और अल्टीमेटली उसने फैसला किया कि मैं इसको तोड़ देता हूँ, और उसने तोड़ दी। उसके बाद आप मुकर गए, आपने कहा जी अभी तो हालात ठीक नहीं है, तो अभी तो सबका इकट्ठा होगा और ये होगा वो होगा। ठीक है, अब आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। वो 90 दिन के इलेक्शन कोई बोलते ही नहीं है कि कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, सारे चुप करके बैठे हुए हैं। या कहते हैं तारिक चौधरी साहब ने डेट देनी है, कोई कहता है जनाब फैसल साहब ने डेट देनी है, कोई कहता है फारूकी साहब ने देनी है, और कोई कुछ नहीं कर रहा। दिन तो गुजर रहे हैं। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन लेके सही काम किया या गलत काम किया? जो उस पर तनकीद आ रही थी, आखिर वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 90 दिन की अगर वायलेशन वो अपनी आंखों से देखते रहेंगे, अगर वो इमरान खान के लिए उस रात के 12 बजे वो जिस दिन तहरीक अदम एतमाद थी अदालत लगाकर बैठ सकते थे, तो अभी अदालत लगाने में क्या कबाहत थी? फारूकी साहब, इस पर मैं आपको ना कोर्ट हियरिंग चल रही थी, तो मैं आपको बताता हूँ कि कोर्ट हियरिंग चल रही थी, उसमें जब वकला दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है ना, जिन्होंने डाइसेंट नोट भी दिया है ना,
उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि 1 माह हो गए हैं असम्बलियां तहलील हुए और किसी को परवाह नहीं है। हाँ। ठीक है, उस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, देखें ये मैं नहीं कह रहा, मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, मेरे फाजल ब्रदर जो हैं जज साहब जो है उनकी ऑब्जर्वेशन है। दिलाई साहब की, ठीक ये है, कह रहे हैं। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये कोई जज साहब नहीं कह रहे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये जमाल खान मंदोखेल साहब जो है उन्होंने भी ये बात की कि कोई किसी को परवाह नहीं इलेक्शन कराने की। नहीं कर रहे। जो डाइसेंट नोट है, जो उन्होंने पिटीशन नहीं एक्सेप्ट की, वो सिर्फ इस वजह से नहीं की कि अभी ये मैटर हाई कोर्ट को पहले सुनना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए। ये आर्टिकल 10A जो है ना, वो अगर हम डायरेक्ट सुनेंगे तो आर्टिकल 10A के तहत जो है ना, वो प्रोसेस जो है ना, ड्यू प्रोसेस जो है ना, उसकी वायलेशन होगी। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिसमें है कि साफ शफाफ जो है वो केस सुना जाएगा, वो उसको सबको सुना जाएगा, पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाएगा। वो इस मामले पे कह रहे हैं कि वो सुन ले, उसके बाद हमारे पास है तो हम केस को सुन ले, हम डिसाइड कर दे। ये नहीं कह रहे कि ये 90 दिन में इलेक्शन ही होना या इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये तो वो जैसा भी कह रहे कि इलेक्शन होना चाहिए, मंदोखेल साहब का वो ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर हाई कोर्ट आपको 15 दिन का नोटिस जारी करती है, तो इसका क्या मतलब है कि हाई कोर्ट क्या कर रही है? आईनी ड्यूटी तो उनकी भी है। देखिए ये तो कोर्ट है ना, कोर्ट का वो अपना एक डिसीजन है। तो चीफ साहब ने जैसे कहा था, उन्होंने कहा था ये पेशावर हाई कोर्ट में था, उन्होंने कहा देखे ये लंबी लंबी डेटें दे रहे हैं, ये कोई सिविल सूट नहीं है। हाँ, कि ये आप तो अहम आईनी मामला है, ये आईनी मामला है, इसको डिस्पोज करना चाहिए। उन्होंने कहा देखे हम 2 दिन बैठे, हमने केस को निपटा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही, और ये तो फौरी तौर पर यही होना चाहिए था, निपटा देना चाहिए, ताकि देखे हम इलेक्शन के बगैर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसकी कोई हैसियत नहीं है ना। फिर आप डेमोक्रेसी है ही नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है। इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट बनेगी, लोगों के नुमाइंदे आएंगे, वो अपनी काबीना फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे, तो लोगों को वो अपना रिलीफ देंगे। ठीक हो गया। अब अवाम ने किसको चुनना है ये उसका फैसला है, वो XYZ किसी को भी वोट दें, किसी को भी, ये हमारा मसला नहीं है। हम तो प्रोसेस पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पे उन्होंने कहा था कि ये केस जो है ना, ये अर्ली सुना जाना चाहिए। ठीक है, इस बात की वजाहत कर दी कि हमें इसलिए आज खुद नोटिस लेना पड़ा कि नीचे इसको लंबा डाला जा रहा था, टाइम लैप्स हो रहा था, कंज्यूम हो रहा था। उसमें 90 डेज जो थे ना, टाइम बहुत शॉर्ट फिर बच रहा था, तो ये 90 डेज में इलेक्शन होना था। उन्होंने कहा ये हम कॉन्स्टिट्यूशनली हम पंजाब की हद तक तो आपने मुझे समझा दिया कि सदर साहब के साथ मुशावरत के बाद इलेक्शन में गवर्नर केपी के अगर डेट नहीं देगा तो फिर क्या कर लेंगे? नहीं, आज उन्होंने दी तो क्या होगा? आज उन्होंने बॉन्ड कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट। कब देगा? देखिए उन्होंने गवर्नर पे आज एक ऑब्जर्वेशन भी दी है। अच्छा, वो क्या है? उन्होंने कहा कि गवर्नर केपी के की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी, आईनी जिम्मेदारी थी, हाँ, कि वो इसकी तारीख देते, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं दी। उन्होंने ये इनहराफ किया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो जिम्मेदारी उनकी उससे इनहराफ किया है। उन्हें ये डेट देनी चाहिए थे, लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब गवर्नर फौरी तौर पर वो डेट दे। ठीक, अब इलेक्शन कमीशन के साथ अगर एक तरफ उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया, तो क्या सदर साहब ने पंजाब का तो मान लिया अदालत ने, तो जो केपीके के मुतालिक उन्होंने डेट दे दी, तो क्या उन्होंने मुतजावज किया अपनी आईनी हदूद से? इस पर भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं? उन्होंने देखे सदर साहब ने 2 डेट पंजाब की भी दी और उन्होंने केपी की भी दी। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक काम होता है ना, देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप बॉन्ड होते हैं कि आपने ये काम करना है, आप जानबूझकर नहीं करते। उसमें होता है कि यार मेलाफाइडी एक है, उसके ऊपर यानी उसका बोझ है, उसका बोझ होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया जो उन्होंने एक काम कर दिया सदर साहब ने, उन्होंने डेट दे दी। ठीक है, उन्होंने इसलिए डेट दे दी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है, इसको आगे चलाया जाए। ठीक है, उस पे कल सदर साहब के जो वकील थे सलमान अकरम राजा साहब ने ये कोर्ट में कहा था कि हमने पंजाब की हद तक डेट ठीक दी है, लेकिन केपीके में ये हमारा इख्तियार नहीं था, हमने दी है और हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, हम इसको वापस करते हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये उन्होंने एक्सेप्ट किया था। आज उन्होंने जो दिए अपने ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट में यही लिखा है, उन्होंने कहा जी कि वो जो उनका था ना, वो दुरुस्त नहीं था सदर का इकदाम जो केपीके में डेट देने का था, तो उस पर उन्होंने उसको टर्न डाउन कर दिया। एक आखिरी सवाल कि ये आप ज़ाहिर कानून आइन को समझने वाले हैं, रोज वहां बैठते हैं, ये एक अजम्पशन है कि जी अभी भी हुकूमत तो इलेक्शन कराने पर रजामंद नहीं है, वो इलेक्शन नहीं करवाते। एक दूसरा, गवर्नर केपी के तारीख नहीं देता। 2, अगर ये कोई भी आदमी इस आर्डर से वायलेशन करता है तो फिर उसकी, अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तो ना बंदे हैं
ना कोई उस तरह का कोई कोई फौज है, कोई टैंक है, कोई तोपें हैं कि वो भेज के अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए। क्योंकि कल तक कुछ लोग ये भी बहस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को वही ऑर्डर देना चाहिए जिसको वो इम्प्लीमेंट करवा सकती है। फारूकी साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप याद करें जिस दिन इमरान खान की जो फेडरल गवर्नमेंट थी, ये फारग हुए थे इमरान खान, जिस दिन वो रात को उन्होंने बैठ के उन्होंने किया था, इस पे वोटिंग भी करवा दी थी, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा पावर वो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, इखलाकी और वो बाउंड होते हैं सारे। जब एक कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है और वो बाउंड होते हैं सारे। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, ये सब बॉन्ड है, सब अदारे बॉन्ड है उसको मानने के, कोई इसे डिविएट नहीं कर सकता, अब इससे कोई बाहर नहीं जा सकता। आइन की आर्टिकल 220 गालबन इसमें वो पाबंद करती है, 187 जो है वो आप वो कहते हैं जी कि पाबंद करती है तमाम ओहदों तमाम जो इदारे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाए। जी जी, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस पर सब दारों ने इम्प्लीमेंट करना है और डिसीजन दे और दिया, मेरा ख्याल बाइंडिंग है डिसीजन आर्टिकल है। 220 जो है वो उसको इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है कि वो सबको अपनी हेल्प के लिए तलब करे इलेक्शन के। अच्छा, एक अहम मामला रह गया, मैं आखिरी सवाल कह के फिर माजरत चाहता हूँ। कल जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी जो है उन्होंने बेंच की तब्दीली और बेंच लगाने और केस लगाने के मामलात पर कुछ इजहार किया, और जो डिसेंडिंग नोट इस केस में पहले आया उसमें एक बात हुई कि जी सो मोटो का इख्तियार जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस का सोली इख्तियार है। तो क्या आपके ख्याल में कोई अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है हमारे निज़ाम इंसाफ को कि सो मोटो के लिए भी कोई कमेटी बना दें, ये एक बंदे का इख्तियार नहीं होना चाहिए, या बेंच बनाने का इख्तियार भी चीफ जस्टिस से लेके 3 जजों को दे दें? आप इस बहस में कहाँ खड़े हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या दुरुस्त रास्ता है, वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, ये एक तो ये है कि जो बेंच बनाना है, ये उसमें उन 1980 के जो उनके रूल्स है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वाज़ेह है चीफ जस्टिस का है कि मास्टर ऑफ रोस्टर, ठीक है। ठीक है, ये उसका उनका ये एक प्रेरोगेटिव है, इख्तियार है, सवाबदीदी इख्तियार है, वो उन्होंने बनाना है, ठीक है। जिस जज साहब के सामने जो केस लगाना चाहे ये उनका इख्तियार है, कोई जज ये नहीं कह सकते कि हमारे सामने ये केस लगेगा, ठीक है। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने लगाना है, वो लगाते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, ये तो होगा बेंच का। ये बेंच का आ गया। दूसरा सो मोटो का जो है, सो मोटो का पहले तो ये 184(3) को बेसिकली लोग 184(3) क्या कि अगर कोई जज साहब समझते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वायलेशन हो रही है, तो वो अपना पहले तो हर जज ले लेता था, फिर एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कहा गया कि हर जज, मेरा ख्याल वो काजी फाइज ईसा साहब के केस, हाँ, वो उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑर्डर है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो सो मोटो लेते हैं तो वो चीफ जस्टिस को भिजवाएंगे, पहले नोट भिजवाएंगे, तो चीफ जस्टिस उस पर देखते हैं, फिर वो अपना वो सो मोटो लेते हैं। आपके ख्याल में ये तरीकाकार दुरुस्त है? इसको इसी तरह आगे चलना चाहिए, या ये जिस तरह से आप समझते हैं कि सियासी जलसों में वो कहते हैं हमें पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, फलाना जज यूं है, फलाने अच्छा टेप भी कर लेते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इस किस्म की बहस को खत्म करने के लिए क्या जो कल क्या बात कर रहे हैं ना, काजी साहब वाला जो उन्होंने बात की, उन्होंने बेसिकली ये बात की कि केस किस तरह से फिक्स किए जाते हैं। ठीक है, ये मेरे सामने मामला कैसे आ गया कि हमारे सामने 2020 की 22 की अपीलें पड़ी हैं, लेकिन अभी 2011-12 के केस पड़े हैं, पहले उनको सुना जाना चाहिए। पुराने जो है एक जज साहब की ऑब्जर्वेशन है, तो ये होता ही है कि जब नहीं, लेकिन उनका बेंच भी चेंज हुआ था, पहले वो किसी और बेंच में थे। जी, कल उनका बेंच चेंज हुआ था, कल वो जब आए तो उनका बेंच चेंज था, तो वो जजेस वो या अफरीदी साहब उनके साथ बैठे हुए थे बेंच में, तो उन्होंने फिर पूछा ये किस इख्तियार के तहत होता, तो उन्होंने बता दिया, जिस कारण उन्होंने कहा जी ये चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है, तो उन्होंने ये करते हैं, सब उनका इख्तियार है, तो वो कह देते हैं। फिर इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि जो निजाम चल रहा है यही दुरुस्त है? देखिए फारूकी साहब, निजाम तो बेहतर है और निजाम में बेहतरी की आपको गुंजाइश तो मौजूद रहती है, मतलब ये है कि और एक आदमी ये का वक्त के फैसला साथ साथ चीजें बेहतर होती जाती है। देखिए, वक्त तो अब गुजर गया ना। अगर आप मुझे सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की बात बता रहे हैं, तो 80 और 23 के दरमियान 43 साल गुजर चुके हैं, और हर दफा जब भी बेंचों की बात होती है, जजेस की बात होती है, अब वो आर्गुमेंट ये है जी कि पहले जब 9 रुकनी था हमें पता था ये 5-4 से फैसला आएगा, और जब ये 5 रुकनी हुआ तो हमें पता था कि 3-2 से फैसला आएगा। तो इस किस्म की गैर जरूरी तनकीद जो है वो आती है। असल में ये बस ये हमारे सोसाइटी हम हर बात में सियासत घुसा देते हैं, हर बंदा फिर अपना वो एक तरीके से करना शुरू कर देता है, अपना व्यू देता है, तो लेकिन असल में तो बात तो वही है ना कि जजमेंट क्या है, तो जजमेंट आपके सामने। खवातीन हज़रात, आपका शुक्रिया, आपने इतनी देर हमें सुना।
अच्छी बात ये की है चौधरी साहब ने कि जनाब जो निज़ाम चल रहा है इसको चलने दें, इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, सियासत न घुसाएं। रहा मामला चीफ जस्टिस के इख्तियारात का, तो अल्टीमेटली जस्टिस काजी फाइज ईसा भी चीफ जस्टिस बनेंगे और यही इख्तियार वो खुद भी इस्तेमाल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।